हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट्स और जानकारी की। तो राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन की तैयारी जारी हो चुकी है। तो 8 पे कमीशन जल्द लागू किया जा सकता है। इसी को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। चैनल पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपडेट मिलते नहीं। तो 8 पे कमीशन को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है नई दिल्ली द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 जून 2024 को, जिसमें मुख्य रूप से बात कही गई है 8 पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू करने को लेकर। तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंस एंड पेंशन एंड अदर बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, ताकि पेंशन है या जो भी वर्तमान में पे ले रहे हैं अलाउंस है उनमें 8 पे कमीशन को लागू किया जाए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए तो सारी बातें इसमें कही गई है। और पूरी जो ऑर्डर दिया गया है इस ऑर्डर को आपको समझा देते हैं और क्या क्या मुख्य बातें इसमें कही गई है। तो 8 पे कमीशन की एक प्रकार से कह सकते हैं कि तैयारियाँ शुरू होने वाली है। तो कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 8 पे कमीशन जो है अब लागू होगा। अब मुख्य रूप से इसमें क्या क्या बातें कही गई है, अब कब लागू किया जाएगा ये तो सरकार के ऊपर है। फिलहाल कैबिनेट सचिव भारत सरकार के द्वारा जो है आगे भेज दिया गया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए और उनके लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन करने को लेकर यानी लागू करने को लेकर बात कर दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा 14/1/2018 से लागू की गई थी और 1/1/2016 हालांकि कर्मचारी के पक्ष में 7वीं सीपीसी और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर के 1/1/2016 को 26,000 रुपये प्रति माह की गणना करके ILSC मानदंड जो है और डॉक्टर अक्रॉड फॉर्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई थी। हमने 7वें सीपीसी से पहले यह भी प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन जो JCM है अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वें सीपीसी ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और रुपये की सिफारिश की। 18,000 न्यूनतम वेतन के रूप में दिनांक 1/7/2017 से व 1/1/2016, जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की कि फिटमेंट फैक्टर 3.68% होना चाहिए। 7वीं सीपीसी ने केवल 2.57% की सिफारिश की, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना सीधे सहमति व्यक्त की, जो आमतौर पर होती है। 7वीं सीपीसी की प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से व्यथित होकर राष्ट्रीय परिषद JCM के घटक संगठनों ने हड़ताल की और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया। सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष के साथ बातचीत के लिए जो अध्यक्षता की उसमें मंत्रियों की एक समिति गठित की। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री, श्री मनोज सिन्हा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे आकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सौहार्दपूर्ण समझौता व मंत्रियों की समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चितकालीन जो भी धरना था या जो भी हड़ताल थी वो स्थगित हुई। दुर्भाग्य से सरकार और कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति जो है वह 4% से 7% के बीच है और औसत यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से भी अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार इसमें 80% से अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। 2023 इसके लिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशनों को दिए जाने वाले DA के बीच अंतर है। ऐसे में केंद्र सरकार का राजस्व भी जो अभी बात करें तो 2015 से 2023 तक 2 गुना हो गया है। बजट विवरण के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफ़ी वृद्धि भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार की भुगतान क्षमता भी 2016 की तुलना में अधिक है। अप्रैल 2023 में GST संग्रह में भी वृद्धि हुई है और 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह STT सहित अंतिम रुपए जो है 9,60,07,764 रुपये, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% की वृद्धि देखी गई है। अतः भारत का अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी है जो 7.21% से बढ़कर 13.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख करोड़ था।
इस प्रकार से कुल मिला के सरकार की आय में तो काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के बजट के में भी राजस्व के करोड़ों रुपए में उम्मीद थी और इस प्रकार से शुद्ध केंद्र सरकार का वार्षिक जो करोड़ों रुपए में राजस्व है वो भी अच्छा हुआ है। यानी कुल मिला के सभी प्रकार का हवाला दिया गया है कि सरकार की आमदनी तो बढ़ी है, ऐसे में कर्मचारियों की आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। तो लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या पिछले दशक में कम भी हो गई है। तो कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, मौजूदा कर्मचारियों पर काफ़ी दबाव भी है। पिछले वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। पेंशन भोगियों के संबंध में भी वास्तविक व्यय जो है 1.22 है, यह भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही मैट्रिक्स 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एक करेक्ट फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है जो वास्तविक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जो एक आम बात है। आदमी की टोकरी जिसकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो समय समय पर समीक्षा करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर मैट्रिक्स संशोधन का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें लिखी गई बात जो है वो इस प्रकार है कि सरकार ने अब तक न तो पूर्व सिफारिश को स्वीकार किया है और न ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए पहले ही 50% तक पहुंच चुका है। 1/1/2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए 50% को पार कर जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय भी है और उचित भी है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित हैं और हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए 10% एनपीएस में योगदान करना होता है। इससे उनका घर ले जाने का जो वेतन है वो भी कम हो जाता है। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1/1/2004 उसके बाद भर्ती हुई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर भी सहमत नहीं हुई है। उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और योग्य प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करें और केंद्र के वेतनमान भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। अतः सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से और कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करें। आदर के साथ आपका शिव गोपाल मिश्रा सचिव। तो ये बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी गई है और सारे कर्मचारियों के पक्ष में बताया गया है कि किस प्रकार से सरकार की तो आमदनियाँ बढ़ी है, टैक्स के रूप में कहें या अन्य रूप में कहें, जीडीपी का है जो भी है तो सारा बढ़ा है, लेकिन महंगाई दर में वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है और कर्मचारियों की जो मांगे थी उनको पहले समिति गठित करके आगे रखने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के द्वारा मांग स्वीकार नहीं की गई है। तो अब वो समय है और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो इसमें जो पॉइंट लिखे गए काफ़ी सटीक पॉइंट लिखे गए हैं। तो कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द अब 8वें वेतन आयोग का समय आ गया है और 8वां वेतन आयोग गठन करना चाहिए। अब सरकार के ऊपर है कि क्या इन मांगों को वो स्वीकार करेगी और जल्द से जल्द क्या लागू करेगी, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा।